नमस्कार दोस्तों। तो जो 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, जो कि आज तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है यूएस में कई सारे बहुत फेमस टेररिस्ट अटैक है, जैसे 9/11 उनमें से एक है। एक जहां पर ट्विन टावर्स को टारगेट किया गया था, दूसरा जो है वहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 1993 में बॉम्बिंग हुई थी, वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है। तो इन सारे टेररिस्ट अटैक में कहीं ना कहीं अलकायदा को देखा गया था कि अलकायदा इन्वॉल्व है इसमें, और इनमें कई सारे जो हाई प्रोफाइल आतंकवादी थे उनको पकड़ा गया था और उनको ग्वांटानामो बे प्रिजन जो है वहां पर बंद किया गया था, जो कि क्यूबा के अंदर में है। अब हुआ क्या है कि इन सारे जो आतंकवादी, जो हाई प्रोफाइल आतंकवादी थे 9/11 अटैक के, उन सब ने गिल्टी प्लीड कर लिया है। और इसमें खुश होने वाली बात नहीं है कि उन्होंने गिल्टी प्लीड कर लिया है, एक्चुअल में वो डेथ पेनल्टी को इवेड करने के लिए उन्होंने गिल्टी प्लीड किया है। कैसे वो डेथ पेनल्टी को इवेड करेंगे अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा ये सारी चीजें। अब आप देखिए, आप जस्टिस सिस्टम का समझिए कि 26/11 देखिए इंडिया में हुआ था साल 2008 में, और अजमल आमिर कसाब को फाइनली जो सज़ा हुई, डेथ पेनल्टी हुई, वो साल 2012 में हुई। और हमने 4 साल लगा दिए इस पूरे केस को चलाने में, इतना लंबा टाइम लगाया। उसके लिए काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इंडियन गवर्नमेंट को कि आपने इतना टाइम लगाया, इसको इतने सालों तक पाला, इसको खिलाया पिलाया, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए, जबकि वो एक आतंकवादी था, साफ साफ उसके ऊपर सारे सबूत थे। इतना लंबा केस क्यों चला, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? लेकिन आप देखिए यूएस का जो जस्टिस सिस्टम, 9/11 साल 2001 का जो टेररिस्ट अटैक है, आज तक उसका केस चल रहा है। और आज तक आप शॉक्ड हो जाओगे बात जानकर कि उस पूरे केस में 19 लोगों को पकड़ा गया था, 19 हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को पकड़ा गया था। लेकिन उनमें से सिर्फ एक जरकारियस जो था, जो कि फ्रेंच नेशनल था, सिर्फ उसको सजा दी गई है आज तक। बाकी वो भी उसने गिल्टी प्लीड पहले ही कर दिया था, इसलिए उसको सजा दे दी गई। बाकियों पर आज तक केस चल रहा है और आज तक उस केस में कोई सिग्निफिकेंट टर्न नहीं लिया है। तो अब जाकर के फाइनली इन लोगों ने खुद ही गिल्टी प्लीड कर लिया है। सिंपल सी बात है कि इनके हाथ पांव फूल गए, इनकी हालत खराब हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनने वाली है। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनेगी, सबसे पहला काम वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने खुद अपनी स्पीचेस में बोल दिया है कि देखो, मैं सबसे पहला काम जो करूंगा वो ये करूंगा कि जितने हाई प्रोफाइल आतंकवादी जो हैं, जो अरेस्टेड हैं, जो ग्वांटानामो बे प्रिजन में मौजूद हैं, उनको सबसे पहले मैं एक्सपीडाइट कराऊंगा इनका ट्रायल, और इनको डेथ पेनल्टी दिलवाऊंगा। ये मेरा सबसे पहला काम होगा। और इसी वजह से इन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आतंकवादी जो कि गिल्टी प्लीड किया जिन्होंने, उनमें सबसे ज़्यादा जो अलकायदा का सबसे बड़ा और ओसामा बिन लादेन का सबसे क्लोज एलाई माना जाता था, खालिद शेख मोहम्मद, जो कि अभी ग्वांटानामो बे प्रिजन में बंद है, उसने गिल्टी प्लीड किया। उसके अलावा वालिद बिन अताश और उसके अलावा हफ्सावी, ये सारे सऊदी नेशनल्स थे, हफ्सावी और वालिद बिन अताश, इनको भी अरेस्ट किया गया था। अभी मैं आगे आपको फोटोज़ दिखा करके समझा दूंगा इनका क्या क्या रोल था। तो इन सब ने गिल्टी प्लीड किया, और कहा जा रहा है कि जो इन्होंने गिल्टी प्लीड किया, ये बेसिकली एक तरीके का इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है यूएस के प्रोसिक्यूटर्स के साथ में कि हम गिल्टी प्लीड करते हैं, और गवर्नमेंट के साथ में कि हम गिल्टी प्लीड करते हैं, उसके एक्सचेंज में आप हमें डेथ पेनल्टी, हमारे पर डेथ पेनल्टी का ट्रायल मत चलाइए। हमें भले आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए, लेकिन आप डेथ पेनल्टी का ट्रायल मत चलाइए, और ग्वांटानामो बे प्रिजन से हमें निकाल करके यूएस के किसी भी प्रिजन में डाल दिया जाए। ये इनकी डिमांड्स हैं, और इसीलिए इन्होंने गिल्टी प्लीड कर लिया। हालांकि ये चीज़ अभी ऑफिशियली बाहर नहीं आई, ऑब्वियसली ऑफिशियली बाहर आएगी भी नहीं, लेकिन इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया। अब आप सोचिए कि जस्टिस, जो 3000 फैमिलीज जिनकी डेथ हुई थी ट्विन टावर अटैक में, जहां पर प्लेन को क्रैश कराया गया था ट्विन टावर्स में, तो वहां पर 3000 लोग डिस्प्लेस हुए थे, 3000 लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ था। क्या उन लोगों के साथ ये जस्टिस हो रहा है? इस तरीके से अगर सरकार इन आतंकवादियों के साथ डील करेगी, तो ये तो इनके मंसूबे और ज़्यादा बुलंद होंगे इस चीज़ से कि सरकार इनको फाइनली जस्टिस पर नहीं ला पाई, इनको डेथ पेनल्टी नहीं दे पाई, बिकॉज ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। अब अगर आप देखोगे तो 9/11 के अटैक में कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें जो मास्टर माइंड्स थे, अब ओसामा बिन लादेन ऑब्वियसली, क्योंकि ये अलकायदा का फॉर्मेशन इसने ही किया था, अलकायदा बनाया इसने था, तो ये तो था ही मेन रिंग लीडर। लेकिन इसके साथ में जो खालिद शेख मोहम्मद है, ये खालिद शेख मोहम्मद है जो अभी यूएस के पास है, यूएस में ग्वांटानामो बे में बंद है। ये खालिद शेख मोहम्मद, तो कहा जाता है कि ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द 9/11 अटैक्स। और 9/11 अटैक में खालिद शेख मोहम्मद ने अपने भतीजे यानी कि वालिद बिन अताश को भी लिया था। ये वालिद बिन अताश है, और उसके साथ में ये अलकायदा का एक और बहुत बड़ा चीफ था, शेख उमर अब्दुल रहमान। इसको ब्लाइंड रहमान भी कहते हैं आतंकवाद की दुनिया में। और उसके अलावा ये रामजी यूसुफ, ये सब पर्सन जो हैं, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे मेन की कॉन्स्पिरेटर्स थे जिसने 9/11 प्लान किया था। और उस प्लानिंग में सबसे मेन पर्सन जो था वो खालिद शेख मोहम्मद था, क्योंकि खालिद शेख मोहम्मद देखो पैदा कुवैत में हुआ, लेकिन इसने अपनी सारी पढ़ाई अमेरिका के अंदर में की है। फाइनली अगर आप देखोगे तो ये 1980s में अफगानिस्तान चला जाता है, और अफगानिस्तान में जा करके ये वहाँ पर मुजाहिदीन के साथ में लड़ने लगता है। जब सोवियट्स
ने अटैक किया था उस टाइम पर, जो मुजाहिद बने थे, मुजाहिदीन जो सोवियट्स के खिलाफ लड़ रहे थे उस टाइम पर, वहाँ जाकर ये मुजाहिदीन को ज्वाइन करता है और वहीं पर ये ओसामा बिन लादेन से मिलता है। ओसामा बिन लादेन और शेख मोहम्मद मिल करके इन्होंने बाद में अलकायदा सेटअप की थी। तो जो अलकायदा का फॉर्मेशन है उसमें फॉर्मेशन वाले जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें शेख मोहम्मद था। इसीलिए कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन का ये बहुत क्लोज एलाई था और यूएस पर जितने भी बड़े अटैक हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हर जगह पर शेख मोहम्मद का हाथ है। शेख मोहम्मद का नाम पहली बार जो मीडिया में आया था, जो पहली बार यूएस अथॉरिटीज़ के सामने आया था, वो 1993 की जो बॉम्बिंग हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर में, तब जा करके शेख मोहम्मद का नाम पहली बार यूएस अथॉरिटीज़ के सामने आया था। और तब पता चला कि इसने पढ़ाई लिखाई सब अमेरिका में ही करी है, क्योंकि वहाँ पर जितना फाइनेंसेस जो मैनेज किए थे इस पूरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बॉम्बिंग के, वो इस शेख मोहम्मद ने किए थे। और वहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में इसका नाम आ गया था, जिसके बाद ये रिकॉग्नाइज हो पाया कि ही इज़ अ वेरी क्लोज एलाई टू ओसामा बिन लादेन। और उसके बाद से ही इसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी, लेकिन फिर भी इसने 2001 का एक बहुत बड़ा जो अटैक है वो इंडिविजुअली प्लान किया था। उसमें ओसामा बिन लादेन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। कहा जाता है कि इसने इंडिविजुअली 2001 का जो पूरा प्लान है उसने ये प्लान भी किया और एग्जीक्यूट भी करवा दिया। उसके साथ में इसमें वालिद बिन अताश भी मौजूद था। वालिद बिन अताश इज़ ऑल्सो अ सऊदी नेशनल, और सऊदी नेशनल होने के साथ साथ ही वॉज अ वेरी ट्रेंड पायलट। और इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो अलकायदा ट्रेनिंग कैंप में, अलकायदा ट्रेनिंग कैंप के अगर सबसे होनहार छात्रों में अगर आप देखोगे तो वालिद बिन अताश आता है। तो अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। ही वॉज अ वेरी ट्रेंड पायलट, और इसने ही जो प्लेन क्रैश कराने का जो पूरी ट्रेनिंग दी थी जो बाकी लड़कों को, वो इसने ही ट्रेनिंग दी थी। और इसके बाद इसको यूएस जो अथॉरिटीज़ हैं वो ढूंढ रही थी, फाइनली इसको अरेस्ट कर लिया गया था और अभी ये ग्वांटानामो बे में बंद है शेख मोहम्मद के साथ में ही। और एक और पर्सन है जिसने सारे फाइनेंसेस मैनेज किए थे, जिसका नाम है हफ्सावी। अब ये हफ्सावी भी एक सऊदी नेशनल है और इसको भी 2003 में ही अरेस्ट किया गया था। और हफ्सावी जो है इसने सारे फाइनेंसेस मैनेज किए थे 9/11 के अटैक के। तो ही वॉज ऑल्सो ऑन द रडार ऑफ द सीक्रेट एजेंसीज एंड FBI। अब यहाँ पर हफ्सावी और शेख मोहम्मद इन दोनों को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया था साल 2003 में, एक साथ अरेस्ट किया गया था। अच्छा, अब इसकी एक अलग कहानी है। इसकी कहानी ये है कि 2001 में जब 9/11 के अटैक्स हुए, देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1993 के अटैक के बाद से ही ओसामा बिन लादेन और यूएस अथॉरिटीज़ की आमने सामने तन गई थी। लेकिन हुआ क्या कि फाइनली आपको पता होगा कि साल 2000 के अंदर में यूएस ने अफगानिस्तान में एंटर किया, और अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए दे नीडेड अ बफर स्टेट। तो पाकिस्तान एक बफर स्टेट का काम करना शुरू करता है यूएस के लिए और पूरी तरीके से सपोर्ट करना शुरू करता है यूएस को, और उसके बदले में उनको पैसे मिल रहे थे, सीधी सी बात है। तो यूएस ने पाकिस्तान को बफर स्टेट की तरह यूज़ करना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पर 2001 का घटना हो चुका था और उसके बाद 2001 की घटना हो गई 9/11 की, 1993 की बॉम्बिंग्स हो चुकी थी। तो ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था पाकिस्तान में, ये बात पता थी। अलकायदा के जितने बड़े बड़े नेटवर्क थे जैसे शेख मोहम्मद, हफ्सावी, ये सब छुपे हुए थे पाकिस्तान में, ये बात यूएस अथॉरिटीज़ को पता थी। अब यूएस की सरकार की कहते हैं कि इंटरनल डील हुई थी पाकिस्तान के ISI से कि भाई ऐसा कैसे चलेगा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं, आपको एक बफर स्टेट की तरह यूज़ कर रहे हैं, और आप जो हमारे आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है उनको आप छुपा के रखे हो, उनको अपने हाइडआउट्स में रखे हो। आखिर ओसामा बिन लादेन को भी तो एबटाबाद में ही मारा गया था। वो बिल्कुल आर्मी बेसमेंट, एकदम आर्मी बेस के करीब उसका घर था, जो पूरी तरीके से किलाबंदी की गई थी उसकी। तो ये सारे वहाँ पर पाकिस्तान में छुपे हुए थे एंड इट वॉज एन ओपन ट्रुथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया भर के जितने आतंकवादी थे एशिया के, वो सब अपना अपना काम करके पाकिस्तान में ही जाके छुपते हैं। आप इंडिया के जितने आतंकवादी हैं उन सबको देखो, सब पाकिस्तान में छिपे। तो अब यहाँ पर यूएस अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान के ISI से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा तो नहीं चल पाएगा। तो कहते हैं कि दिस वाज एन इंटरनल डील बिटवीन ISI एंड यूएस अथॉरिटीज़, जब 2003 में हफ्सावी और शेख मोहम्मद दोनों को पकड़वा दिया था। और उस समय ओसामा बिन लादेन की बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान को, इसलिए ओसामा बिन लादेन को उन्होंने नहीं पकड़वाया, उसको बचा दिया, उसको छुड़वा दिया कि भाई आप ओसामा को छोड़ दीजिए और शेख मोहम्मद और हफ्सावी को आप पकड़ लो। अब यहाँ पर यूएस ने गेम कर दिया था, इनको पकड़ कर, इन लोगों को लगा था कि ये पकड़ करके यूएस ले जाए जाएंगे, वहाँ पर यूएस लॉज इन लोग के ऊपर लागू होंगे। तो ह्यूमन राइट्स लॉज जो होते हैं यूएस के, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप टॉर्चर वगैरह नहीं कर सकते इन लोगों को। तो यहाँ पर पाकिस्तान के ISI को यही लगा था इनको पकड़ के यूएस ले जाएंगे और इनके ऊपर कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, इसीलिए तो ट्रायल अभी तक चल रहा है, तो पुख्ता सबूत तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इनको तुरंत डेथ पेनल्टी हो जाएगी, वो तो होगा नहीं, केस चलता रहेगा और सारे यूएस लॉज में ये मस्त जिएंगे अपना वहाँ पर। इसलिए इनको हैंड ओवर करवा दिया गया था शेख मोहम्मद और हफ्सावी को। लेकिन हो गया ठीक उसका उल्टा।
2003 में इनको पकड़ा और 3 साल तक अलग अलग जगह पर इनको सीक्रेट प्रिजन्स में रखा गया और बहुत टॉर्चर किया बहुत टॉर्चर किया CIA ने। और उसके बाद फाइनली भेजा भी गया। तो इनको कहाँ पर भेजा गया? तो इनको जहाँ पर कहा जाता है कि बड़े बड़ों का भूत उतर जाता है, ग्वांतनामा बे प्रिजन में भेज दिया गया। ये क्यूबा के अंदर में एक प्रिजन, अगर आप मैप में देखोगे तो एक छोटा सा आइलैंड है। अब ये जो छोटा सा आइलैंड है ये बिल्कुल ग्वांतनामा बे में छोटा सा ये आइलैंड है जहाँ पर ये ग्वांतनामा बे प्रिजन है। अब क्यूबा के अंदर में जो US ये पूरे प्रिजन फैसिलिटी है इसको US मैनेज करता है, US संभालता है। और इसको संभालने के पीछे का एक कारण है US के। यहाँ पर इसको क्या किया जाता है कि अगर US में कोई भी बड़ा आतंकवादी है उसको US अपनी टेरिटरी पर ले जाएगा तो वहाँ पर US लॉज उसके ऊपर लागू होंगे। और US में ह्यूमन राइट्स लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो इसीलिए US क्या किया है कि इस प्रिजन फैसिलिटी को उसने मैनेज किया है क्यूबा के अंदर में। और इन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आतंकवादियों को वो ले करके जाता है यहाँ पर। और ज़बरदस्त ये विवादास्पद प्रिजन है कि यहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है। अब हुआ क्या था कि जब जो बाइडेन की सरकार आई थी तो इस प्रिजन के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ था कि ग्वांतनामा बे प्रिजन को बंद कर देना चाहिए। तो जब जो बाइडेन की सरकार आई तो उस सरकार ने कहा कि हम इस ग्वांतनामा बे प्रिजन को बंद कर देंगे और यहाँ के जितने आतंकवादी हैं सबको US ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा। और इसीलिए आप देखो कि बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल आतंकवादी थे जैसे कि जरकारियस है, ये एक फ्रेंच नेशनल था और ये फ्रांस से ये एकमात्र ऐसा आतंकवादी है जो इस पूरे 9/11 के अटैक्स में जिसको गिल्टी जिसने प्लीड कर लिया था और उसको सज़ा हो गई। तो इसने एक लेटर से रिक्वेस्ट किया कि भाई अब मुझे फ्रांस में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर ट्रायल चला चुके हो, आप मुझे सज़ा भी दे चुके हो। तो ये मैं अपनी जो बाकी की सज़ा है वो मैं फ्रांस में काट लूँगा बिकॉज आई एम अ फ्रेंच नेशनल, तो ये मेरा राइट है। हालांकि वो लेटर डिनाई हो गया। अब ये सारे लेटर्स लिख करके गिल्टी प्लीड करके करना क्या चाह रहे हैं? बिकॉज इनको ये बात पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आ गई तो वो पूरी तरीके से ये इन ट्रायल्स को एक्सपीडाइट कराएगी और इनको डेथ पेनल्टी दिलवाएगी। तो इससे पहले कि इनको डेथ पेनल्टी मिले, क्योंकि इनके पास देखो एक उम्मीद ये थी कि ग्वांतनामा बे प्रिजन बंद हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आराम से एक सेफ हाइड आउट होगा, हम आराम से US में जाएंगे और US में आराम से अपनी बाकी की बची कुची ज़िंदगी काटेंगे, ये टॉर्चर हमें नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन अब तो जो बाइडेन की सरकार जा रही है अब तो इनके पास वो भी ऑप्शन नहीं है कि वो बंद करेंगे ग्वांतनामा बे प्रिजन को। बिकॉज अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो तो उसको और ज़्यादा और फ्लरिश करेंगे, उसमें और ज़्यादा टॉर्चर के इक्विपमेंट्स दिलवाएंगे बल्कि उसको बंद करने के बजाय। और बल्कि इन सारे जो आतंकवादी हैं कम से कम 800 के करीब जो हाई प्रोफाइल आतंकवादी वहाँ बंद हैं उन सबको डेथ पेनल्टी दिलवाने का उनका पूरा उन्होंने अपनी स्पीचेस में कहा है। तो अब इन लोगों की हालत हाथ पांव फूल गए हैं और अब ये लेटर्स लिख करके और गिल्टी प्लीड करके बेसिकली बस डेथ पेनल्टी को इवेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा 9/11 का कि किस तरीके से ये 9/11 के जो की मास्टरमाइंड्स थे वो अपनी डेथ पेनल्टी से उनकी जिन्होंने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा अब उनको अपनी मौत से ही कितना ज़्यादा डर लग रहा है। तो आई होप आपको ये सारा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी ने अगर आप UPSC CSC 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें और ज़्यादा आसान कर दी है। जिस UPSC CSC के प्रिपरेशन में आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस फीस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। इसके साथ साथ आपको इस पूरे बैच में 1-to-1 मेंटरशिप सेशन, उसके अलावा जो आपके मेंस आंसर्स लिखोगे उसका इवैल्यूएशन, उसके अलावा जो आपके डाउट होंगे उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर इस बैचेस के अंदर में मिल रही हैं। ऑलरेडी अभी हमारा नया बैच शुरू हुआ है जिसका नाम है मंजिल बैच, जो कि अभी 31 जुलाई से ही शुरू हुआ है, यानी कि कल से ही शुरू हुआ है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें ज़्यादा बैकलॉग भी नहीं होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 29,999 में मिल रही हैं। अगर आप इस बैच को डिस्काउंटेड प्राइस पर यानी कि इस प्राइस पर अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पे आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।